हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अच्छे से होंगे। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट इस क्लास में, जो कि हमारी डेली होती है, रोज़ाना होती है, सेम समय, सेम प्लेस, सेम प्लेटफॉर्म। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आज की इस क्लास में कुछ अलग, कुछ नया करवाने की मेरी कोशिश रहेगी, जैसे कि रोज़ाना होती है, हमेशा होती है, और लगातार इस कोशिश को मैं जारी रखता हूँ और रखूँगा आगे भी। चलिए एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, जल्दी से आ जाइए और बताइए कल की क्लास कैसी रही थी। भाई साहब, अमेजिंग अमेजिंग सवाल पढ़ने में मज़ा आया था या नहीं? बहुत सारे विद्यार्थियों की मुझसे ये शिकायत है कि सर आप जो डाउट रहेंगे ना, मतलब ये क्वेश्चंस आप एक्सप्लेन कहाँ करते हैं? भाई साहब, अपना चैनल है, अपना प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी के द्वारा बनाकर दिया गया है। चैनल का नाम है साइंस 7। यहाँ पर आइए, और भी एजुकेटर्स, अन्य भी टीचर्स आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे पढ़ाने के लिए, और यहाँ पर हम प्रॉपर थ्योरी के साथ साथ आपको चीज़ें समझाते हैं। तो यहाँ भी आया कीजिए क्लास लेने के लिए, ज़रूर याद से यादगार बना लीजिए इस चैनल को, तो क्योंकि यहाँ पर आपको थ्योरी वाली क्लासेस हमारी मिल जाएंगी। चलिए फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्दी से भागीदार बन जाइए इस क्लास के, जो आपका जीवन ही नहीं, आपके एग्ज़ाम के तरीके को भी बदल देगी। मतलब आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार के सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नागेंद्र जी, अनिकेत प्रताप सिंह जी, पृथ्वीराज चौहान जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चा नया जुड़ा है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। और एक चीज़ और याद रखना कि ये वाली क्लास आपको रोज़ाना मिलेगी, सेम इसी समय, सेम इसी जगह, इसी प्लेटफॉर्म पे। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास जल्दी से। वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं ये जो बैचेज़ रहेंगे, पीछे एसएससी कैटेगरी के बैचेज़ रहेंगे। किसी भी बैच में यदि आपको एनरोलमेंट करनी है तो आप ज़रूर एनरोलमेंट कीजिए, याद से एनरोलमेंट कीजिए। और भी अन्य बैचेज़ रहेंगे, जैसे ये बैच रहेगा, इसके अलावा एक और बैच रहेगा, इसके अलावा एक और बैच रहेगा। किसी भी बैच में यदि आपको एनरोलमेंट करनी है तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, जिस चीज़ से आपको लाभ होगा, हानि नहीं होगी, मतलब आपको प्रॉफिट होगा, आपको लॉस नहीं होगा। बस याद रखना कि ये कोड ज़रूर इस्तेमाल कर लेना, CM10। अगर आपने इस कोड का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आपको हानि होगी भाई, फिर लाभ नहीं होगा। अगर आपने इस कोड का इस्तेमाल किया तो लाभ होना लाजमी है, मतलब 100% आपको बेनिफिट होगा, 100% आपको बेनिफिट होगा ही होगा। इसके अलावा ये है आज का डाउट बाय अनअकैडमी। यदि आपका किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट है तो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए प्रॉपर, और पूछ लीजिए अपना डाउट अनअकैडमी के एक्सपर्ट्स से। क्लियर? इसके अलावा ये कुछ और बैचेज़ रहेंगे, अगस्त महीने का ऑफर रहेगा। बस एक चीज़ याद रखना, ये जो प्राइस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इस प्राइस को पे मत कर देना, वरना नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी, लाभ नहीं होगा। क्या करना है, ये प्राइस पे नहीं करना, यहाँ पर आपको लगाना है कूपन, मतलब कोड आपको यूज़ करना है CM10। वो आपसे बोलेगा कि आपके पास कोई कूपन है, तो आप बोलेंगे हाँ जी मेरे पास बिल्कुल कूपन है, CM10 नाम का कूपन है। अगर आपने ये कोड इस्तेमाल किया तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, जो कि बहुत रहेगा। क्लियर? इसके अलावा ये रहेगा SSC का कॉम्बैट, जो करवाया जाता है अनअकैडमी के द्वारा एवरी संडे दोपहर 12 बजे। 40 सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे 50 मिनट में, और अगर आपने सही जवाब दिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के तो आप बन सकते हैं विजेता। बस एक चीज़ याद रखना कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। अगर आपने इसमें ये कोड इस्तेमाल नहीं किया तो आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आप नहीं भागीदार बन पाएंगे इस कॉम्बैट के, जिसमें आपको बहुत सारे इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। चलिए जी आगे चलते हैं फटाफट से। इसके अलावा ये कुछ और कोर्सेज रहेंगे, मगर इसमें भी आपको ध्यान रखना, यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10 अगर आपको चाहिए अच्छा खासा डिस्काउंट, अच्छा खासा लाभ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहले बता देता हूँ कि क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आज की इस क्लास में। देखिए कल मैंने आपको पढ़ाए थे करंट अफेयर से संबंधित सवाल, आज पढ़ाऊँगा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टैटिक जीके, मतलब स्टैटिक जीके की जो प्योरेस्ट फॉर्म होगी ना, वो पढ़ाऊँगा आज की इस क्लास में। तो क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से और लाइक कर दीजिए। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज कहाँ पर है? दावत उठाने गए हो क्या आज? मतलब दावत उड़ाने, दावत वावत में चले गए क्या आज? चलिए एक बार जल्दी से आ जाइए फटाफट से, सभी विद्यार्थी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। दावतें भी तभी अच्छी लगेंगी भाई साहब जब नौकरी होगी, वरना दावतों में भी बुलाना बंद कर दिया जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात को। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के मौजूदा राज्यपाल कौन है? श्री रमेश ब्यास, भगत सिंह कोश्यारी, तंवरचंद गहलोत, या फिर बंदरू दत्तात्रेय? चलिए भाई जवाब दीजिए, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के मौजूदा राज्यपाल कौन है?
इसके अलावा एक सवाल और पूछ सकता है, वो ये तवरचंद गहलोत जो हैं उनको कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। तो बेसिक सवाल है, बेसिक तरीके से आप जवाब देंगे। सवाल का जवाब है कर्नाटका। कहाँ का इन्हें राज्यपाल बनाया गया? इन्हें राज्यपाल बनाया गया है कर्नाटका का। इससे पहले ये क्या कार्य करते थे? इससे पहले ये राज्यसभा में, आप बोल सकते हैं कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, उसके प्रतिनिधित्व थे, मतलब सदन के जो थे नेता थे बीजेपी की तरफ से, जिनका नाम था श्री तवरचंद गहलोत। पहले हुआ करते थे क्या? सदन के नेता, राज्यसभा सदन के नेता हुआ करते थे तवरचंद गहलोत, मगर सदन के नेता बदल दिए गए हैं। नए नेता किसे बनाया गया है? नया नेता बनाया गया है पीयूष गोयल को। नया नेता किसे बनाया गया है? नया नेता बनाया गया है पीयूष गोयल को। क्लियर? तो पीयूष गोयल को बनाया गया नया नेता, ध्यान रखना इस बात को भी। इसके अलावा इन्हें कौन सा पद दे दिया गया है तवरचंद गहलोत को? तो इन्हें बना दिया गया है कर्नाटका का राज्यपाल। कर्नाटका की राजधानी क्या रहेगी? कर्नाटका की राजधानी रहेगी बेंगलुरु। कर्नाटका की राजधानी क्या रहेगी? राजधानी रहेगी बेंगलुरु। इसके अलावा कर्नाटका के जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए उनका नाम है बोमानी। ठीक, उनका नाम क्या है? उनका नाम है बोमानी। इसके अलावा हरियाणा के मौजूदा गवर्नर कौन रहेंगे? तो सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, श्री बंदरू दतरिया रहेंगे हरियाणा के मौजूदा गवर्नर, मौजूदा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी है जी। शिवांगी साहे जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल का जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। दो सवालों को हमने समझ लिया, तवरचंद गहलोत को भी समझ लिया और हमने समझ लिया बंदारू दतरिया के बारे में भी, मतलब ऑप्शन नंबर डी के बारे में भी। मगर एक सवाल और बनेगा, भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के राज्यपाल हैं? चलिए भाई बताइए, ये कहाँ के मौजूदा राज्यपाल हैं, ये कहाँ के मौजूदा गवर्नर हैं? तीन सवाल एक ही क्वेश्चन में आपको करवा दिए मैंने, मतलब भगत सिंह कोश्यारी के बारे में भी हो जाएगा, इसके साथ साथ आपका जो आपने देखा कि भाई तवरचंद गहलोत के बारे में भी हो गया, इसके साथ साथ आपने बंदारू दतरिया के बारे में भी पढ़ लिया। क्लियर? ये भगत सिंह कोश्यारी वाला क्लियर कर दीजिए। मैं लगाता हूँ अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा हरियाणा का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था 1 नवंबर 1966 को, इसीलिए हरियाणा दिवस कब मनाया जाएगा? 1 नवंबर को। इसके अलावा हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन मिलेंगे? जल्दी से बताइए भाई साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? डेप्यूटी सीएम का नाम है दुष्यंत चौटाला। डेप्यूटी सीएम का नाम है दुष्यंत चौटाला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? मतलब OHCHR का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है दुनिया में? मैड्रिड में है, न्यूयॉर्क में है, जेनेवा में है, या फिर मॉन्ट्रियल कनाडा में है? इसके अलावा ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है भाई? एक सवाल एग्जाम में ये भी बन सकता है कि ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? दो सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेंगे, दोनों सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। सुशील कुमार योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट से जवाब दीजिए, क्लास को शेयर कीजिए फटाफट से और क्लास को जल्दी से कर दीजिए लाइक। आज का हमारा क्या रहेगा, मतलब हमने दिन बांट दिए हैं। जैसे भाई साहब किसी दिन गुलाब जामुन मीठे में मिल रहे हैं, किसी दिन आपको रसमलाई मिल रही है, किसी दिन आप चमचम खा रहे हो, किसी दिन घेवर खा रहे हो, किसी दिन कलाकंद खा रहे हो। इसी प्रकार से जो 6 दिन है ना हमारे, तो एक दिन पॉलिटी, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन करंट अफेयर, एक दिन स्टैटिक जीके, एक दिन ज्योग्राफी। इस प्रकार से हमने भी सब्जेक्ट्स को बांट दिया है कि भाई हम 6 दिन 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन करेंगे टैकल। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ऑफिस ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ कमिश्नर ह्यूमन राइट्स कहाँ पर मौजूद है? मतलब ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स कहाँ पर मौजूद है? कौन सा देश है जहाँ पर ये मौजूद है? क्या रहेगा सवाल का जवाब? सवाल का जवाब रहेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन मिलेंगे? मनोहर लाल खट्टर मिलेंगे हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वेयर इन इंडिया इज़ द बागडोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? ये सवाल ना बहुत बेसिक है, मगर आज भी इस सवाल को स्टैटिक जीके में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है। चलिए जवाब दीजिए। जो बागडोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, वो हवाई अड्डा भारत में कहाँ पर मौजूद है? वेस्ट बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, या फिर मणिपुर में? एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि एक बंगाल हुआ करता था, एक बंगाल हुआ करता था जिस बंगाल का किया गया था विभाजन 1905 में, तारीख क्या थी? 1905 में जिस दिन बंगाल का विभाजन किया गया था वो डेट क्या थी? ये सवाल पूछा गया था CBSE जूनियर असिस्टेंट वाले एग्जाम में। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था,
एक बनाया गया था ईस्ट बंगाल और एक बनाया गया था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आज भारत वाला बंगाल हो गया, ईस्ट बंगाल आगे जाके बन जाएगा ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल आगे जाके बन जाएगा ईस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान भारत के द्वारा आज़ाद करवाया जाएगा और फिर ये बन जाएगा बांग्लादेश। क्लियर। तो बांग्लादेश का निर्माण कब करवाया गया था? बांग्लादेश जो अपना आज़ादी दिवस है वो मनाता है 26 मार्च 1972 को पहली बार बांग्लादेश ने अपना आज़ादी दिवस सेलिब्रेट किया था। वैसे 16 दिसंबर 17 दिसंबर 1971 को भारत के द्वारा इसे आज़ाद करवा दिया गया था। क्लियर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। अच्छा, जिम कर रहे हो, मीठा खाना बैन है भाई, जिम बंद कर दिया है। मतलब 4-5 दिन हो गए जिम गया नहीं हूँ, क्योंकि मम्मी पापा, आपको पता है मैंने बताया था, बीच में आ रखे थे, अभी थोड़ा दोबारा चले गए वापस, इसीलिए जिम में टाइम नहीं मिलता था जाने का। कंटेंट, नोट्स, पढ़ाई, फिर मम्मी पापा, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ थी। इसीलिए क्या रहेगी तारीख, अगर ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन किया गया था। भारत का सबसे बदनाम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। भारत का सबसे बदनाम गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन रहेगा सवाल का सही जवाब। और अगर वहाँ से सवाल को हम देखें तो सवाल का जवाब रहेगा वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में कहाँ पर मौजूद है ये वाला एयरपोर्ट? तो सिलीगुड़ी में। कहाँ पर मौजूद है वेस्ट बंगाल में? तो वेस्ट बंगाल में मौजूद है सिलीगुड़ी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बंधन बैंक इज सिचुएटेड इन विच सिटी? बंधन बैंक का जो मुख्यालय है, बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है ना, वो भारत में कहाँ पर मौजूद है, किस शहर में? बैंगलोर में है, कोलकाता में है, मुंबई में है या फिर हैदराबाद में है? आप बोलोगे सर बैंक क्यों ज़रूरी है? बैंक इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बैंकों का ना मर्जर किया गया है, और बैंकों का मर्जर कर करके अभी जो भारत में टोटल नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीय बैंक बचे हैं ना, नेशनलाइज बैंक जो बचे हैं, उनकी संख्या बची है 12। ये सवाल पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, डीपीसी के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय बैंकों की मौजूदा संख्या कितनी है जब 10 बैंकों का मर्जर कर दिया गया। तो सवाल का जवाब रहेगा 12 बैंक्स टोटल मिलेंगे। इसके अलावा भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था अपना 1969 में। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। 1949 में किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, मतलब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। और यहाँ पर किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था, जिस केस का नाम था रुस्तम कवाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रुस्तम कवाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब इंदिरा गांधी आप बोल सकते हैं, मगर आपको लिखना पड़ेगा यूनियन ऑफ इंडिया। 1969 में ये केस दर्ज हुआ था 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में। चलिए अगला सवाल, मतलब ये सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, सवाल का जवाब क्या रहेगा भाई साहब? बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? बंधन बैंक का हेडक्वार्टर रहेगा मौजूद कोलकाता में। कोलकाता वही शहर है जिसे बोला जाता है सिटी ऑफ पैलेसेस, ठीक है ना, सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाएगा कोलकाता। इसके अलावा ये जो सवाल यहाँ पर मौजूद है ना, रुस्तम कवाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस हुआ था एक, ये केस कौन जीता था, इंदिरा गांधी या रुस्तम कवाजी? चलिए मैंने बहुत बार ये सवाल आपको पढ़ाया है, रुस्तम कवाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला। बस अब आप ये बता दीजिए ये केस जीता कौन था, रुस्तम कवाजी या फिर यूनियन ऑफ इंडिया? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इन सवालों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा ना कि बताइए रुस्तम कवाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है, उस केस का संबंध किससे है, तो आप जवाब देंगे रुस्तम कवाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का रिलेशन रहेगा 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। और ये सवाल पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है कि कौन जीता था केस, कौन जीता भाई? मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन के आधार पर यह सवाल पूछा गया था। कोई बता पाएगा कौन जीता केस? ये केस जीता था रुस्तम कवाजी के द्वारा। इंदिरा गांधी केस हार गई थी। कौन हार गया था केस? इंदिरा गांधी, मतलब भारत सरकार ये केस हार गई थी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और भारत सरकार के इस फैसले के ऊपर स्टे लगा दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। मगर इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करवाया और अपने फैसले को सही साबित करवा दिया। इंदिरा गांधी जी ने 24 से लेकर 42 तक के जितने संविधान संशोधन करवाए वो सभी कंट्रोवर्शियल हैं। क्लियर। 27वां संविधान संशोधन मिलेगा, इसके बाद 28वां संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन इनके संदर्भ में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ दिस डैम इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? निम्नलिखित में से वो कौन सा बांध है जो जम्मू और कश्मीर के अधीन मौजूद है, मतलब जम्मू और कश्मीर में मौजूद है? लखवार डैम, कोटेश्वर डैम, मिट्टूर डैम या फिर सलाल बांध? निम्नलिखित में से वो कौन सा बांध है जो मौजूद है, कहाँ पर मौजूद है अपना जम्मू एंड कश्मीर में? क्या रहेगा सवाल का जवाब? देखिए
शायद मेरे हिसाब से आप जवाब आसानी से दे देंगे, क्योंकि मैंने हाल ही में इस सवाल को पढ़ाया था। सवाल का जवाब है सलाल बांध। वो आपसे ये नहीं पूछेगा, या तो वो डायरेक्ट आपसे वनडे एग्जाम में सीधा ये सवाल पूछेगा कि कहाँ पर मौजूद है सलाल डैम, तो आप जवाब देंगे जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सलाल डैम कौन सी नदी पर मौजूद है, कौन सी रिवर पर मौजूद है। चलिए तो अगले सवाल का जवाब दीजिए। सलाल जो बांध रहेगा वो किस नदी पर मौजूद रहेगा, किस नदी पर बना हुआ है ये वाला बांध, जिस बांध का नाम है सलाल डैम। एक सवाल और हो गया, इस सवाल का जवाब और दे दीजिए। मैं बढ़ता हूँ आगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, इन विच स्टेट इज द बेल सागर लेक लोकेटेड। वो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर बेल सागर लेक झील मौजूद है। जब आप इनकी पीडीएफ निकालेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, आप इन्हें हाइलाइटर के माध्यम से यूज करके हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लेक उत्तर प्रदेश में आपको मिल गई, तो आप इस पेज मतलब इस वाले सवाल को उत्तर प्रदेश वाले पेज पर जाकर जोड़ देंगे, जो मैंने कल तरीका आपको समझाया था। नोट्स प्रॉपर बनाने का तरीका क्या है, स्टेट वाइज नोट्स बना लीजिए। मैं आपको पूरी के पूरे ना, अगर आपको लिटरली इसी प्रकार के सवालों की ज़रूरत है ना, तो मेरे पास लगभग ऐसे 8000 क्वेश्चन है, 8000 क्वेश्चन है, ठीक है। 8000 मेरे पास ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बेसिक और इसी प्रकार के सवाल आपको नजर आएंगे। चलिए भाई बताइए, ये जो बेल सागर डैम है चिनाब नदी पर मौजूद है। बहुत बढ़िया, मैंने हाल ही में ये वाला सवाल आपको पढ़ाया था। चलिए, ये जो बेल सागर लेक है भारत में कहाँ पर मौजूद है, आप जवाब देंगे सर ये लेक, आपने जवाब दे दिया उत्तर प्रदेश यूपी में मौजूद है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है उत्तर प्रदेश वाले पेज पर और यूपी वाले पेज पर जाकर जोड़ देना है कि बेल सागर लेक मौजूद है उत्तर प्रदेश में। अब जो विद्यार्थी यूपी के पटवार की तैयारी कर रहा है, यूपी के जेल वार्डन की तैयारी कर रहा है, यूपी SSS पीईटी की तैयारी कर रहा है, यूपी SI की तैयारी कर रहा है, या फिर यूपी से बिलोंग करता है, वो ज़रूर जानता होगा कि ये लेक उत्तर प्रदेश में कहाँ है। चलिए भाई जवाब दीजिए, ये लेक जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एक सवाल एग्जाम में और पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कहाँ पर मौजूद है, तो वो झील को हम जानते हैं सांभर लेक के नाम से। उस झील को हम जानते हैं सांभर झील के नाम से, सांभर लेक के नाम से। ये आपको जयपुर के निकट नज़र आएगी, जयपुर के निकट आपको ये नज़र आएगी। पानी सारा सूख गया है, लेक बस बोलने के लिए लेक रह गई है, बाकी सारा पानी यहाँ पे सूख गया है। क्लियर, एक सवाल का जवाब ये हो गया, एक सवाल का जवाब ये हो गया। उत्तर प्रदेश में कहाँ मौजूद है बेल सागर लेक, ये आप बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। पोर्ट ओ प्रिंस एक जगह है, जगह का नाम है पोर्ट ओ प्रिंस, वो एक राजधानी है, कैपिटल है। बस किस देश की वो राजधानी है, ये आपको जवाब देना है। पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है, तजाकिस्तान की, हेती की, इथोपिया की, या फिर मंगोलिया की। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, CHSL 2017-18 के एग्जाम में सवाल पूछा गया कि चाइना जो अपना सबसे लंबा बॉर्डर है वो किस देश के साथ शेयर करता है। चाइना जो सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वो किस देश के साथ शेयर करता है। जैसे भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो 3488 के आसपास भारत के साथ ये शेयर करता है, 3388 या फिर 3488 के आसपास ये शेयर करता है लगभग बॉर्डर। तो आप 3400 किलोमीटर भी अप्रॉक्स लिख लेंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। 3388 या फिर 3488 के लगभग ये शेयर करता है चाइना भारत के साथ, जो ज़मीनी बॉर्डर शेयर करेगा वो। सेकंड नंबर पे यही शेयर करता है। फर्स्ट नंबर पे भारत के साथ कौन शेयर करता है, तो 4096.1 स्क्वायर किलोमीटर लंबा शेयर करता है भारत के साथ बांग्लादेश, ठीक। वो भारत के साथ बांग्लादेश शेयर करता है। बांग्लादेश वाले बॉर्डर के साथ भारत का नाम जो रहेगा वो रहेगा रेड क्लिफ लाइन। अगर ऑप्शन में रेड क्लिफ लाइन है तो रेड क्लिफ लाइन ही टिक करना। अगर ऑप्शन में दे रखा है उसने 3 बीघा ज़मीन, तो 3 बीघा ज़मीन टिक कर देना, या फिर 3 बीघा गलियारा। अगर 3 बीघा गलियारा दे रखा है तो 3 बीघा गलियारा टिक कर देना। अगर रेड क्लिफ लाइन दे रखा है तो वो टिक कर देना। इसके अलावा जो भारत चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसे हम जानते हैं मैकमोहन लाइन के नाम से, उसे हम जानते हैं मैकमोहन लाइन के नाम से। क्लियर, इस सवाल का जवाब क्या है। चलिए भाई, बहुत देर हो गई सर, बहुत देर नहीं हुई गुड्डू राजपूत जी, आप लगभग 20 मिनट लेट है, 20 मिनट लेट से 7 ही क्वेश्चन हुए हैं, ज़्यादा सवाल नहीं पढ़ाए हैं। सवाल का जवाब है हेती। सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब हेती है। हेती की राजधानी क्या है, पोर्ट ओ प्रिंस रहेगी हेती की राजधानी। और जो चाइना सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है किस देश के साथ, उस देश का नाम है भाई साहब मंगोलिया। क्लियर, उस देश का नाम क्या रहेगा, उस देश का नाम मंगोलिया रहेगा। सवाल एज इट इज पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए ये सवाल आपको जानना ज़रूरी है। क्लियर, किसी का कोई डाउट नहीं है तो भाई क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से, ठीक। बहुत बढ़िया, मंगोलिया देने वाले विद्यार्थी भी हैं, मैंने कमेंट अब देखिए, आपने मंगोलिया जवाब दिया है। चलिए, एक सवाल का जवाब हो गया, एक का ये हो गया, चाइना वाला मैकमोहन लाइन भारत के साथ कुल कितनी सीमा साझा कर रहा है वो सब आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इन विच स्टेट इज द
आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं जी। वो आपसे नहीं पूछेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर मौजूद है, वो हाँ ज़रूर इस तरीके से पूछ सकता है कि भाई साहब नाइट सफारी कहाँ पर शुरू करी, बैलून सफारी कहाँ पर शुरू करी। इवन CHSL जो पोस्टपोन हो गया था उससे पहले वाली जो शिफ्ट थी ना, उसमें इस प्रकार के सवाल पूछे भी गए। मगर अगर आप यूनिक क्वेश्चंस पढ़ने में और एग्जाम में टिक करने में बिलीव करते हैं तो ये बेस्ट चॉइस है। आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में कहाँ पर मौजूद है? महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? चलिए भाई जवाब दीजिए। प्रियंका कुमारी जी वेरी गुड इवनिंग। कादिर राना जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आरालम, ये जो आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगी ना, ये भारत में कहाँ पर मौजूद है? 15 सेकंड का आपको समय दिया था, जवाब आप नहीं दे पाए। कल आपको याद होगा मैंने 3 क्वेश्चंस पढ़ाए थे। एक तो वो हाईटेक खेती को लेकर पढ़ाया था, एक दिव्यांग लोगों के लिए जो योजना शुरू करी गई थी उसके लिए पढ़ाया था, और एक सवाल मैंने और पढ़ाया था अगर आपको याद होगा। ठीक, इस सवाल का जवाब भी क्या है? सवाल का जवाब केरल है। अब आप बोलोगे सर हम कैसे याद रखें केरल वाले क्वेश्चंस, कि हमें कैसे याद रहेगा, आपने केरल के कितने क्वेश्चंस पढ़ा दिए। तो आज अगर आप कल मौजूद नहीं थे तो आज मौजूद है, आज मौजूद नहीं होगे तो कल मौजूद होगे, मगर मेरी क्लास में आप मौजूद ज़रूर होगे। अगर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं ना, चाहे करंट अफेयर के बनाओ, चाहे स्टैटिक जीके के बनाओ, चाहे हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी किसी के भी बनाओ, आप पता है ऐसे ही नोट्स बनाओ। एक पेज पर लिख लो अरुणाचल प्रदेश, एक पेज पर आप लिख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, और उस पेज पर उसके आगे 3-4 पेज और छोड़ दीजिए। जब भी आपको अरुणाचल प्रदेश के संबंध में कोई भी सवाल मिलेगा ना मार्केट में, चाहे करंट अफेयर का हो, स्टैटिक जीके का हो, नेशनल पार्क का हो, डांस फॉर्म का हो, आप क्या करोगे? अरुणाचल प्रदेश वाले पेज पर जाके उस क्वेश्चन को जोड़ दोगे। भाई साहब गारंटी दे रहा हूँ, एक मोटी सी कॉपी बन जाएगी। उस कॉपी को बेचोगे ना तो कोई भी 8-10 हज़ार रुपये कैश तुम्हें पकड़ा देगा उसके, यूँ कि ले भैया। ठीक, ऐसे नोट्स बनाइए कि जीवन भर काम आए, आगे PCS के लिए भी काम आए वैसे नोट्स, कि यूपी की तैयारी करनी है तो यूपी वाला पेज खोल लिया, बिहार की करनी है बिहार वाला खोल लिया, कम से कम बेस तो क्लियर होगा। सवाल का जवाब केरल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मोरक्को? मोरक्को की राजधानी और मुद्रा क्या है? रबात, धीरम, अस्ताना, दिनार, सुखुमी, लिहू या फिर सैराजीवो रियाल? चलिए भाई जवाब दीजिए, क्या रहेगा? PDF कहाँ मिलेगी ऋतिक जी? PDF मिलेगी वाईफाई स्टडीज 2.0 चैनल के, वाईफाई 2.0 चैनल के टेलीग्राम चैनल पे। कल मैंने क्लास खत्म होते ही PDF शेयर कर दी थी भाई साहब, तो PDF डाउनलोड ज़रूर कर लिया कीजिए प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है। PDF में आंसर्स नहीं देता हूँ मैं, ये भी ध्यान रखना। भाई साहब जो पुराने वाले प्लेटफॉर्म पे बच्चे थे ना, उन्होंने इतने बेहतरीन तब नोट्स बना रखे थे कि मेरे 8,000 में से 5,000 सवाल खर्च हो गए थे। तो वो अगली क्लासों में यही बोलते थे, सर ये तो याद हो गया, ये तो याद हो गया। तो आप लोग नोट्स बना लीजिए, सभी ज्वाइन करके बैठे, नौकरियां लग गई हैं। क्या रहेगा सवाल का जवाब? सवाल का जवाब है रबात और धीरम। क्लियर? अब इंटरनेशनल वाले क्वेश्चन हो गए, क्लियर हो गए। एक पेज पे इंटरनेशनल वाले क्वेश्चन हो गए। थोड़ा काम ही तो ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स तो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, मगर 20 मिनट का काम होगा ज़्यादा तुम्हारे लिए। तो मोरक्को की राजधानी क्या रहेगी? राजधानी रहेगी भाई साहब रबात। करेंसी क्या रहेगी? धीरम। सवाल पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, बेकार में कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर में घूम रही है कंट्री, चाहे तो आप न्यूज़ में देख लीजिए, मोरक्को करंट अफेयर में घूम रहा है, इसीलिए मैं स्टैटिक जीके में क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक, 10वां सवाल है, द पंतनगर एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वो बोल रहा है जो पंतनगर हवाई अड्डा है ना, वो हवाई अड्डा भारत में कहाँ पर मौजूद है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? चलिए भाई कहाँ पर मौजूद है, जवाब दीजिए। क्या रहेगा सवाल का जवाब? पंतनगर हवाई अड्डा भारत में कहाँ पर मौजूद है? ये हवाई अड्डा, समय आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, 15 सेकंड का समय आपको दिया गया। चलिए, इब्न बतूता वाली बुक आप बता रहे हैं, मोरक्को वाली, बहुत बढ़िया जी, बहुत उम्दा। चलिए सवाल का जवाब क्या रहेगा? इब्न बतूता किसके टाइम पर आया था? चलिए अगर यही पूछ लिया जाए, इब्न बतूता किसके टाइम पर आया था? हिस्ट्री का सवाल हो गया। इब्न बतूता जो आया था वो दिल्ली सल्तनत में किसके समय पर आया था इब्न बतूता? इस सवाल के जवाब की हम बात करेंगे। आप बोलोगे सर क्यों इंपॉर्टेंट? सर वो राज्य है जिस राज्य में 3 CM बदल गए, तीसरा CM बिठाया गया। ये वो राज्य है जहाँ पर एक दिन के लिए एक महिला CM बनाई गई, उनका नाम दोबारा बताइए। उत्तराखंड में जो एक दिन के लिए महिला CM बनाई गई थी, उनका नाम क्या था? सवाल का जवाब उत्तराखंड है। उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं, एक राजधानी देहरादून मिलेगी, एक राजधानी गैरसन मिल जाएगी। एक राजधानी मिल जाएगी आपको गैरसन, एक राजधानी आपको मिल जाएगी देहरादून। जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री कौन है, CM कौन है, और यहाँ के मौजूदा राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है। एक सवाल और बनेगा इसी राज्य के संदर्भ में, एक दिन के लिए जो CM बनाई गई थी, वनडे के लिए जो CM बनाई गई थी, उन महिला का नाम क्या था, उन फीमेल का नाम क्या था? चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था इब्न बतूता, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। क्लियर?
क्लास को भाई लाइक भी कर दिया करो, अगर शेयर वेयर करते हो तो शेयर भी करा करो, लाइक भी करा करो। सारे सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं। कैपिटल, 2 राजधानियां हो गई। भारत में कितने राज्य हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं? ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी 2 राजधानियां रहेंगी। JNK हो गया जिसकी 2 राजधानियां रहेंगी, वो यूनियन टेरिटरी हो गई। महाराष्ट्र हो जाएगा, इसके अलावा उत्तराखंड हो जाएगा, इसके अलावा भाई साहब एक राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, HP। तो इस प्रकार से राज्य आपको नजर आएंगे 2 राजधानियों वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इन विच स्टेट इज द रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? रंगा पहाड़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में कहाँ पर मौजूद है? तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, नागालैंड में है, या फिर सिक्किम में है? चलिए भाई जवाब दीजिए। ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में कहाँ पर मौजूद है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, जवाब देने की कोशिश कीजिए। कौन बनेगा करोड़पति, खेलिए एक बार जल्दी से। भाई साहब करोड़ नहीं, करोड़ोपति बन जाओगे नौकरी लग गई तो, ये जीवन है। बोमानी तो सर कर्नाटक के थे ना, सृष्टि गोस्वामी जी एक हो गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत, आकाश जी चेंज हो गए हैं, ठीक, त्रिवेंद्र सिंह रावत तो सब चेंज हो गए हैं। धामी याद रख लीजिए सर, कुछ भी याद नहीं है, कास्ट याद रख लीजिए, धामी, धामी नाम के मुख्यमंत्री हैं इस समय, ठीक है, धामी नाम के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में। बोमानी आप बता रहे हैं सर वो कर्नाटका के हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत तो चेंज हो गए हैं, कब के चेंज हो गए हैं सर वो तो, क्लियर। चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब प्रियंका कुमारी जी, थोड़ा सा ध्यान से, बिल्कुल दिमाग से, क्या रहेगा सवाल का जवाब? तेलंगाना, कर्नाटका, नागालैंड या फिर सिक्किम? रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब मानिए ये सवाल एक बार पढ़ लिया आज, फिर ये सवाल 6 महीने बाद पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि जल्दी से इस प्रकार के सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक, एक्सेप्ट हम कुछ टीचर्स की क्लास के अलावा, क्लियर। तो भाई ये रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मौजूद है? 6 महीने बाद पढ़ोगे, दिक्कत रहेगी। इससे बेहतर है सवाल का जवाब वो है जो है भूमि। किसकी भूमि? वो भूमि है फेस्टिवल की, इसे बोला जाता है स्टेट फेस्टिवल स्टेट लैंड, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो भाई साहब ये भूमि है त्योहारों की। सवाल का जवाब नागालैंड है, नागालैंड में नाग प्रजाति पाई जाएगी, आप जानते होंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 371 में भी इसका जिक्र आपको मिल जाएगा। तो सवाल का जवाब क्या है? नागालैंड। अब एक बार सवाल यहाँ पर मिल गया ना, डालिए एक टॉपिक, मतलब एक पेज पे लिखिए नागालैंड, नागालैंड पे जितने सवाल आने वाले समय में मिलेंगे जोड़ते जाना, सारे क्वेश्चंस टैकल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली एग्जाम में, क्लियर। सवाल का जवाब है नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का जवाब। नागालैंड के दीमापुर में मौजूद है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागालैंड के दीमापुर में मौजूद है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर मौजूद है? भाई साहब सारे सवाल मुश्किल रखना संभव नहीं है, इसीलिए कुछ सवाल इजी पूछना आज भी ज़रूरी है। तो चलिए जवाब दीजिए, बेतला नेशनल पार्क भारत में कहाँ पर मौजूद है? जवाब फटाफट से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जवाब देने की फटाफट कोशिश कीजिए। पढ़ने का देखिए भाई, एग्जाम क्रैक करना, ऐसा कैसे बोला जाता है कि वो बच्चे ने 12वीं में फेल हुआ, UPSC क्रैक कर दिया, 6ठी में फेल हुआ, 7वीं में फेल हुआ, UPSC क्रैक कर दिया। सर UPSC क्रैक करना, नौकरी लेना कतई ही ये नहीं है कि आप पागल हो गए हो पढ़ के, वो नहीं है सर। आपको पैटर्न सीखना होगा कि पैटर्न क्या है, आपको बस एक पैटर्न पकड़ना है, पैटर्न क्या है। अगर आपने वो पैटर्न पकड़ लिया ना तो एक ही बारी में सही तैयारी हो जाएगी, और वही अगर सोचने में आपको 2 साल लग गए तो फिर 4 साल बाद नौकरी लगेगी, समझ रहे हो। तो केवल पैटर्न पकड़ो कि पैटर्न क्या है। जैसे सवाल है बेतला नेशनल पार्क भारत में कहाँ पर मौजूद है, बार बार आप इसको याद करो, यूं हाथ रख के याद कर रहे हो। भाई साहब इससे अच्छा है कि वो राज्य के नोट्स बना लिए जाएं। अब कल मैं क्लास लूंगा मान लीजिए करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर वाला जो टॉपिक आपको मिलेगा आप टिक कर देना। जैसे झारखंड में मौजूद है बेतला नेशनल पार्क, अब जैसे ही आपने झारखंड लिखा, झारखंड के CM लिख लीजिए, झारखंड के गवर्नर लिख लीजिए, झारखंड की राजधानी क्या है वो तीनों पॉइंट लिख लीजिए। इसके अलावा कल से जो भी झारखंड का नया सवाल मिलेगा झारखंड में जोड़ते चलना। झारखंड ने कौन सी नई पॉलिसी को अपनाया, झारखंड में क्या नया हो रहा है, झारखंड की राजधानी क्या है, राजधानी क्यों बदली गई, रांची है मतलब रांची राजधानी है, रांची से कौन बिलोंग करता है, इस प्रकार से सवालों को याद कीजिए, क्लियर। सवाल का जवाब है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब, क्लियर। एक चीज और याद रखना सर, 3 राज्य बनाए गए थे सन 2000 में, क्लियर। वो 3 राज्यों के नाम क्या हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। और इन 3 राज्यों को बनाने के लिए भारत के संविधान में कौन सा संविधान संशोधन करवाया गया था? चलिए ये 3 राज्य जो बनाए गए उनको बनाने में भारत के संविधान में कौन सा संविधान संशोधन करवाया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट डन फॉर क्रिएटिंग द 3 स्टेट्स इन इंडिया? भारत में 3 राज्यों का निर्माण करने के लिए सन 2000 में कौन सा संविधान संशोधन करवाया गया था? सर डेली क्लास चलती है, नाइक जी एक्यूरेट डेली क्लास आपको सेम टाइम पर मिल जाएगी, रोज रात इसी टाइम पर, क्लियर। सवाल का जवाब झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भारत में कहाँ पर मौजूद है? आप बोलोगे सर क्यों इंपॉर्टेंट है?
सर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य इंपॉर्टेंट है, राज्य न्यूज़ में बना हुआ है, इसीलिए सवाल पढ़ाना जरूरी है, इसे तो स्टैटिक जी के कहते हैं। क्लियर। तो बिरसा मुंडा जो हवाई अड्डा है ना वो भारत में कहाँ पर मौजूद है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, केरल में या फिर झारखंड में? अब वही काम कि हम या तो एक तो तरीका ये है कि हाथ रख के रटते रहें, और एक तरीका ये है कि हम उस राज्य के नोट्स बना लें। एक राज्य के नोट्स बनाएंगे तो कभी हमारा एग्जाम क्रैक नहीं होगा। क्यों ना हम 28 राज्यों के अलग अलग पेजों पे नोट्स बना लें, और केवल एक पेज मत छोड़ना, कम से कम 5 पेज छोड़ना। मेरे पास ही 8000 क्वेश्चन मौजूद हैं, 8000, और गारंटी दे रहा हूँ ऐसे बेहतरीन लेवल के 8000 क्वेश्चन मौजूद हैं कि तुम्हारा पूरा जीवन बीत जाएगा, मगर उसके जैसे क्वेश्चन तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए, बिरसा मुंडे कहाँ पर मौजूद है? आपने पेज बनाया, मान लीजिए इससे पहले आपने एक सवाल देखा, सवाल क्या था? झारखंड। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर मौजूद है? भाई साहब झारखंड में मौजूद है। अब आप सोचोगे और वेस्ट हो गया मेरा झारखंड बनाना, तो भाई साहब सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब झारखंड है। बिरसा मुंडे एयरपोर्ट कहाँ पर मौजूद है? एक बार देख लिया झारखंड में है, यहाँ पर लिख दिया बिरसा मुंडे, मैं गारंटी दे रहा हूँ साथ में लिख दीजिए एयरपोर्ट। आज एक बार नोट्स बनाकर देख लीजिए, ऐसे कल से आप खुद को 100 गुना आगे मानेंगे दूसरे बच्चों से। क्लियर। झारखंड बन गया ऐसे ही, कम से कम एक एक राज्य पे 300 क्वेश्चंस बनेंगे तुम्हारे। आप बोलोगे फिर क्या होगा? भाई साहब 5 मिनट में रिवीजन होगी एक एक राज्य की, 5 मिनट में रिवीजन एक एक राज्य की, समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU इज लोकेटेड इन। अब बार बार हेडक्वार्टर क्यों रटें? एक पेज क्यों ना बना लें हेडक्वार्टर का, कि जब भी सर कोई नया हेडक्वार्टर कराएंगे हम पेज पे जोड़ देंगे, खत्म कहानी। समझे? देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन भारत में कहाँ पर मौजूद है? एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, भारत में टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है मौजूदा? क्योंकि रविशंकर प्रसाद जी को हटा दिया गया था, तो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर भारत में कौन है? अभी जवाब दीजिए भाई जल्दी से। भारत के मौजूदा दूरसंचार मंत्री कौन है? टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है? चलिए, क्लास को लाइक कर दीजिए भाई साहब, शेयर वेयर भी कर दीजिए। मतलब मुझे समझ नहीं आता, कल एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा था कि सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, फिर भी बच्चे क्यों नहीं आते? मतलब डरते हो क्या यार? अच्छा कंटेंट पढ़ने से डरते हो, या फिर तुम्हें लगता है कि होगा नहीं? पढ़ के तो देखो यार, क्यों नहीं होगा? हमसे ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ या फिर मेरे से बेहतर कोई टीचर नहीं है, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझसे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं दिया होगा किसी ने जीके के मामले में। चलिए, क्या रहेगा सवाल का जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वनडे एग्जाम मैंने 7 क्वालिफाई किए हैं, मैंने PCS क्वालिफाई नहीं किया, 7 वनडे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई हाँ, वनडे में हमसे बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। क्या रहेगा सवाल का जवाब? ये हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मौजूद है। आज सर आपने 2 हेडक्वार्टर्स पढ़े, एक आपको याद होगा मैंने बताया था ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, आज पहला सवाल वही था, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स कहाँ मौजूद था? जेनेवा में मौजूद था। 2 सवाल मिल गए जेनेवा से। क्या किया? हेडक्वार्टर्स लिखे और साइड में लिखा स्विट्जरलैंड, बस इतना ही लिखना है। हेडक्वार्टर लिखे, साइड में लिखा स्विट्जरलैंड। जितने हेडक्वार्टर मिलेंगे ना स्विट्जरलैंड से, उसको हम लिखते चले जाएंगे, खत्म हो गया स्विट्जरलैंड। जितने मिलेंगे न्यूयॉर्क से, उतने न्यूयॉर्क पे लिख लेंगे, जितने लंदन से मिलेंगे लंदन पे लिख देंगे, खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक। क्लियर। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ कंबोडिया? भाई साहब राजधानी एक बना दीजिए ना एक बारी में पेज, पूरी दुनिया की राजधानियां थोड़ी याद करवा रहा हूँ, चुनिंदा राजधानियां याद करवा रहा हूँ। वो भी क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि न्यूज़ में है ये देश। जैसे आपने पढ़ा प्रिंस वाली राजधानी पढ़ी, किसकी थी? हेती की थी। आज कंबोडिया की राजधानी करेंसी बता दीजिए, और साथ साथ व्हाट इज द करेंसी ऑफ कंबोडिया, साथ साथ बता दीजिए इसकी कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है, और पेज पर नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपरली नोट्स बना लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए, ह्यूमन राइट ऑफिस वाला सवाल मैंने आपको पढ़ाया था, वो न्यूयॉर्क वाला आपको याद होगा, ठीक। सवाल क्या रहेगा स्क्रीन पर, आपकी जवाब देने की कोशिश कीजिए। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना। एक जवाब मैं देता हूँ, एक आप दे दीजिए। सवाल का जवाब रियाल है। करेंसी क्या रहेगी? करेंसी रियाल रहेगी। बस आप मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ की राजधानी क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया? कंबोडिया की राजधानी क्या है? 15 नंबर का क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ, आप सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, द कैपिटल ऑफ प्रेगेव। ये जो प्रेगेव रहेगी ना, उसकी राजधानी क्या है? प्रेगेव की राजधानी क्या है? क्यों पढ़ा रहा हूँ न्यूज़ में, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप सर्च कर लीजिए, आपको न्यूज़ में डेफिनेटली मिलेगा। आज से 3 दिन 4 दिन पहले न्यूज़ में रहा है कंट्री। क्लियर। प्रेगेव की राजधानी क्या है? मनागुआ, ओशिनसन, प्योंगयांग या फिर नियामी। प्योंगयांग होगी नहीं क्योंकि नॉर्थ कोरिया की है। बाकी 3 बज गई, 3 में तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी करोगे तब भी ठीक लग जाएगा। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी।
सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो प्रैग्यो कंट्री है उस कंट्री की राजधानी क्या रहेगी? उस कंट्री की राजधानी रहेगी ऑशिन। क्लियर। एक चीज़ और याद रखना, वर्ल्ड मैप अगर आपको बनाना है, वर्ल्ड मैप अगर आपको याद करना है, याद नहीं होता तो वर्ल्ड मैप लेकर आइए, वर्ल्ड मैप को चिपकाइए किसके ऊपर? वो भाई साहब वो जो फॉर्म वो आती है ना, क्या बोलते हैं उसे, थर्माकोल, थर्माकोल पे चिपकाइए वर्ल्ड मैप को और एक एक देश को काट लीजिए छुरी से, एक एक देश को छुरी से काट लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको जोड़ जोड़ के याद कर लीजिए। गारंटी दे रहा हूँ 2 दिन का काम है, 2 दिन में पूरा वर्ल्ड मैप अगर याद ना हो तो भाई साहब नाम बदल देना। पूरा वर्ल्ड मैप आंख बंद करके लगा दोगे ये यहाँ लगेगा 2 दिन में केवल। और करेंसी कैपिटल भी याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। थोड़ा दिमाग लगाओ यार प्लीज़, ठीक, वरना पूरी जिंदगी तैयारी करते रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, वेयर इज द नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक हेडक्वार्टर? चलिए भाई, ये जो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस रहेगा ना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? नॉर्थ ईस्ट फाइनेंस स्मॉल का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? ये एक ऐसा राज्य है जो राज्य हमेशा फेमस रहता है, जिस राज्य की राजधानी उसका सबसे बड़ा शहर नहीं है, उसकी राजधानी कुछ और है। उसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ पे कौन मिल जाएंगे? हेमंत बिस्वास शर्मा मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बैठे हुए कौन मिल जाएंगे? हेमंत बिस्वास शर्मा आपको यहाँ पर बैठे हुए नजर आ जाएंगे, ठीक। राजधानी क्या रहेगी? राजधानी दिसपुर रहेगी। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा गुवाहाटी। गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट आपको मिलेगा उसकी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ रहेगा वो हाई कोर्ट बहुत सारे राज्यों को कवर करता है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन। क्लियर। कितने राज्यों को कवर करता है? गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है वो कितने राज्यों के ज्यूरिसडिक्शन को कवर करता है? जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल का जवाब गुवाहाटी है। गुवाहाटी कहाँ मौजूद है? असम में मौजूद है। असम का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहो डांस। अब भाई साहब मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब आप सभी से मेरा ये मेरी एक नाराज़गी है आप सभी से। आप बार बार, मतलब बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं सो स्टैटिक जीके के नोट्स दे दीजिए, आप अपने हैंड रिटन दे दीजिए, लिखे हुए दे दीजिए, बनाए हुए दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। मुझे एक बात बताइए, डांस वाले दे दीजिए, ये वाले दे दीजिए, आप क्यों अपनी मेहनत से पीछे भागते हैं? एक पेज लीजिए, केवल 2 पेज लीजिए, मतलब वही रजिस्टर बनाइए, एक रजिस्टर बनाइए स्टैटिक जीके का, ठीक। उसी में करंट को भी इंक्लूड कर लीजिए, वही बन जाएगा उसी में करंट। वनडे एग्जाम में कोई 20 साल की करंट नहीं पढ़नी, ठीक। क्या कीजिए, एक पेज पर लिख लीजिए डांस फॉर्म, बस इतना लिखिए डांस फॉर्म। और ये ना क्यों मोहिनी नाट्यम कहाँ की डांस फॉर्म है? अबे ये वाली डांस फॉर्म तो कोई भी याद कर लेगा, वो तो तुम कहीं से भी फर्रे बना के काम चला लोगे, याद कर लोगे। ये वाली डांस फॉर्म, ये लाहो डांस फॉर्म, चम डांस फॉर्म, जो अजीबो गरीब प्रकार की डांस फॉर्म है जो एग्जाम में आती हैं, वो जब आपको क्लास में मिले किसी की भी नोट कर लीजिए कि भाई ये डांस फॉर्म यहाँ थी, ये डांस फॉर्म यहाँ थी, ये डांस फॉर्म यहाँ थी। अगर ऐसे भी नहीं करना तो राज्य बनाइए ना, तो लाहो डांस फॉर्म जिस राज्य की है उस राज्य में डाल दीजिए। हर तरीका है आपके पास काम करने का, बस आपको काम करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको राज्य में डालना है डांस फॉर्म को भी तो राज्य में डाल दीजिए। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है मेघालय। सवाल का जवाब क्या है? मेघालय। अनुसूची 6 आपको याद होगी, भारतीय संविधान की अनुसूची 6, जिसमें लिखा हुआ है AMTM के बारे में, अदर शेड्यूल्ड एरिया के बारे में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखना मणिपुर नहीं है। CDS 2019 में पूछा गया सवाल है एवं बहुत सारे बेहतरीन एग्जाम में ये सवाल अभी भी पूछा जाता है कि अनुसूची 6 के अंदर कौन सा राज्य मौजूद नहीं है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद करने का तरीका क्या है? जो ये वाला राज्य है ना उसको मेघालय याद रखिए हमेशा, इसको मिजोरम याद मत रखिए, इसको हमेशा मेघालय याद रखिए, इसको हमेशा मेघालय याद रखिए। और लास्ट वाला जो राज्य है ना एम वाला, उसको ऐसे याद रखिए कि उसका नाम एम से ही शुरू होगा और एम पे ही खत्म होगा, और ऐसा राज्य आपको मिलेगा मिजोरम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है द मर्लिन अवार्ड इज अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ। मर्लिन अवार्ड जो है ना वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? कृषि क्षेत्र में, मैजिक क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, या फिर हेलो सर नटालिया शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, एग्रीकल्चर, मैजिक, जर्नलिज्म या फिर म्यूजिक। ये जो अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? मर्लिन अवार्ड, मर्लिन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए भाई जवाब दीजिए फटाफट से। क्लास यदि अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इसके अलावा अगर आप मुझसे और पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं सही मायने में वनडे एग्जाम के लिए हमें कंटेंट मिल रहा है, तो आइए साइंस हेवन चैनल पे, आइए साइंस हेवन यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर भी आपको मेरी 2 क्लासेस नज़र आ जाएंगी। क्या रहेगा? मर्लिन अवार्ड का संबंध किससे रहेगा? तो आप जवाब देंगे मर्लिन अवार्ड इज द हाईएस्ट इंटरनेशनल अवार्ड इन द मैजिक एंड इल्यूजन। डायनामो याद है? कभी देखा डायनामो का मैजिशियन शो? कभी देखा है भाई डायनामो का मैजिशियन शो? सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब मैजिक है, ऑप्शन नंबर बी है। डायनामो तो आपको याद ही होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैजिशियन के रूप में शायद नेशनल हिस्ट्री TV 18 पर प्रोग्राम आता था डायनामो वाला, आपको याद होगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ आज सर्च करके देख लेना डायनामो। क्लियर।
सवाल का जवाब मैजिक है। मैजिक और इल्यूजन के क्षेत्र में, इल्यूजन मतलब क्या है, धोखा देना, आंखों का धोखा तुम्हें देना, उसे वो बोल रहा है इल्यूजन। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है मैजिक के क्षेत्र में, मैर्लिन अवार्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 20वें नंबर का। इन विच स्टेट इज द चंद्रापुर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड, भारत में कहां पर मौजूद है चंद्रापुर थर्मल पावर प्लांट, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या फिर वेस्ट बंगाल में। चलिए राहुल कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का जवाब। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, भारत में कितने एटॉमिक एनर्जी वाले जो संयंत्र होते हैं ना, वो कितने मौजूद हैं भारत में, एटॉमिक एनर्जी वाले। और ये चाहे अगर आप नहीं बताते तो ये बता दीजिए, भारत में सबसे पुराना एटॉमिक एनर्जी जो लोकेट करता है वो कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, सबसे पुराना वो परमाणु ऊर्जा जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी सेंटर है वो भारत में कहाँ पर मौजूद है, ये बता दीजिए। जैसे इस सवाल के जवाब की बात करें, सवाल का जवाब है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, महाराष्ट्र है। क्लियर। चंद्रापुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ मौजूद है, महाराष्ट्र में मौजूद है। बेसिक जवाब है, आसानी से आप जवाब दे देंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आप थोड़े सवाल उल्टे हो गए हैं, ठीक है ना, आप थोड़े करंट, मिक्स, टोक्यो ओलंपिक, इन सबसे संबंधित सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सवाल है, व्हाट इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020, जो टोक्यो ओलंपिक करवाया गया ना 2020 वाला 2021 में, उसका मोटो क्या था। यूनाइट बाय बिलीव, यूनाइट बाय इमोशंस, यूनाइट बाय ओलंपिक्स या फिर यूनाइट बाय स्पोर्ट्स। मैंने कल ही पढ़ाया पूरा का पूरा ओलंपिक 1 बजे वाली क्लास में, 40 क्वेश्चन करवाए हैं, 40 क्वेश्चन करवाए हैं सर्कुलेटरी ट्रिक के माध्यम से। ठीक, सर्कुलेटरी ट्रिक का मतलब क्या होता है सर, मैं कुछ नहीं करता। सर्कुलेटरी ट्रिक का मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो बताइए, मैं समझा दूंगा। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है सर्कुलेटरी ट्रिक समझने में तो एक बार बता दीजिए। अगर किसी ने पहले मुझसे सर्कुलेटरी ट्रिक नहीं पढ़ी है, अगर किसी ने मुझसे पहले सर्कुलेटरी ट्रिक नहीं बताई पढ़ी है तो आप लोग बता दीजिए, मैं सर्कुलेटरी ट्रिक आपको पढ़ा दूंगा। मात्र 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में पूरी की पूरी सर्कुलेटरी ट्रिक आपको समझ आ जाएगी और जीवन भर उस ट्रिक का इस्तेमाल आप अपने हर टॉपिक में कर पाएंगे, चाहे कोई भी टॉपिक क्यों ना हो। ठीक, चाहे किसी भी प्रकार का टॉपिक क्यों ना हो, आपको 1 मिनट देना पड़ेगा बस जीवन में। मतलब आपका 1 मिनट आपको एग्जाम में 20 नंबर बढ़वा सकता है आपके। सवाल का जवाब क्या रहेगा, यूनाइट बाय बिलीव, यूनाइट बाय इमोशंस, यूनाइट बाय ओलंपिक्स या फिर यूनाइट बाय स्पोर्ट्स, यूनाइटेड बाय स्पोर्ट्स। ठीक, देखिए मैं 1 सेकंड आपका लूंगा भाई साहब, जो बच्चा पढ़ने वाला है वो बने रहना, जो केवल क्वेश्चन पढ़ने के लिए आता है वो आपकी मर्जी है कि आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए आए हैं, आप समझने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, समझने पड़ेगी क्लास को आपको कि क्लास का मतलब क्या है, क्लास का मोटिव सही मायने में क्या है और क्यों ये क्लास कंडक्ट करवाई जा रही है, क्यों मैं इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ भाई साहब, ऑपरेशन होने के बाद भी मेरे गले का। चलिए देखिए सर्कुलेटरी ट्रिक को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। आप कुछ मत कीजिए, आप वाइट पन्ना लीजिए, सफ़ेद पन्ना लीजिए, सफ़ेद पन्ने पे एक सर्कल बना लीजिए। मैं कोई ऐसा इल्यूजन नहीं कर रहा हूँ, डायनामो नहीं हूँ मैं, सिंपल सा साधारण सा आदमी हूँ। एक सर्कल लीजिए, सर्कल बनाइए, सर्कल के बीच में लिख लीजिए ओलंपिक। सर्कल के बीच में क्या लिख लीजिए, सर्कल के बीच में लिख लीजिए ओलंपिक। ओलंपिक कौन सा वाला, इंडिया वाला, मतलब इंडिया ने जो भाग लिया वो वाला ओलंपिक, ओलंपिक इंडिया टीम, बस इतना लिख लीजिए। पहले भारत को निपटाइए और लोगों को बिठा दीजिए, मतलब ऐसे करके लाइनें खींच दीजिए, लोगों को बिठा दीजिए इस सर्कल पे, इस सर्कल पे ऐसे करके लोगों को बिठा दीजिए, जितने लोगों को आपको बिठाना है। जब मैं पढ़ा करता था तो मैं 15 लोगों को बिठाता था, आपको याद होगा रीजनिंग में कि भाई बाएं से दाएं कौन बैठा है, दाएं से बाएं कौन बैठा है, वही है। तो मैं मैक्सिमम 15 लोगों को बिठाता था। अब देखिए पहला सवाल बनता है, ओलंपिक में जो भारत की कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, भारत की तरफ से कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो भाई साहब 228 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। सर मेंबर्स बता रहा हूँ मैं, प्लेयर्स नहीं बता रहा हूँ। भारत की तरफ से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 228। कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, 127 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया। भारत ने कितने स्पोर्ट्स में भाग लिया, 18 स्पोर्ट्स में भारत ने भाग लिया। सबसे मतलब मेडल, गोल्ड मेडल किसने जीता, 1 गोल्ड मेडल मिला सर नीरज चोपड़ा को मिला। किस में मिला, जैवलिन थ्रो में मिला। कितना फेंक दिया, 87.58 करके मीटर उन्होंने फेंक दिया भाला। इसके अलावा कितने मेडल कुल मिले, तो 7 मेडल कुल मिले सर। कितने ब्रॉन्ज मिले, 4 ब्रॉन्ज मिले। कितने सिल्वर मिले सर, 2 सिल्वर मिले। सिल्वर जीतने वालों का नाम क्या है, तो भाई साहब सिल्वर मेडल जो जीता गया वो जीता गया मीराबाई चानू के द्वारा और रवि ढैया के द्वारा। किसके द्वारा, रवि ढैया के द्वारा जीता गया और मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। क्लियर, बस इतना ही लिखना है, रवि ढैया मीराबाई चानू, गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब।
100% गारंटी दे रहा हूँ। जितने सवाल आपको लिखने हैं आप लिख सकते हैं। इसके अलावा पीवी सिंधु ने कितने मेडल जीत लिए? कुल मिलाकर पीवी सिंधु ऐसी दूसरी खिलाड़ी बन गई जिन्होंने 2 मेडल जीत लिए, एक सिल्वर जीत लिया, एक ब्रॉन्ज जीत लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल बनेंगे, जैसे सॉन्ग गाया गया मोहित चौहान के द्वारा गाया गया, कौन सा सॉन्ग है, क्या उसका नाम है, कौन भारत का स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, अगले ओलंपिक कहाँ पर होंगे। जितने आपको सवाल लगाने हैं ना भारत के संदर्भ में सारे लगा लीजिए और फिर कुछ मत कीजिए, बस 1 मिनट दीजिए सवालों को याद करने के लिए। मैं चुटकी बजा के बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खुद बताइए 228 क्या थे, जल्दी कमेंट करके बताइए 228 क्या थे, 228 क्या थे। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, 228 क्या थे, 228 क्या थे। ये बेस्ट है सर, आप इसे अकबर पढ़ लीजिए, आप बिरबल पढ़ लीजिए, आप हुमायूं पढ़ लीजिए, आप बाबर पढ़ लीजिए, आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, करंट अफेयर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ मिटा के लिख दिया बीच में लुइस हैमिल्टन, कौन है? F1 रेसर है, कहाँ रेस जीता? सर्कल पर बिठाइए, रेस लगा दीजिए, बस जितनी रेसें जीता। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ लिखा, मैं प्लेयर भी अगर यहाँ से मिटा दूंगा ना, मैं सब चीज़ों को मिटा दूंगा ना, केवल नंबर लिखे रहने दूंगा, आपको याद हो गया पूरा का पूरा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ 100%। भाई अपने दिल पर हाथ रख के बोलना, जो दाईं तरफ है ये सर्कल तुम्हें पूरा का पूरा याद हो गया नहीं हो गया। अगर आपको और देखने ना और देख लीजिए किसको मिले कौन कौन से मेडल, फटाफट देख लीजिए। एक मेडल मिला लोवलीना को, एक मेडल मिला लोवलीना को, भारतीय हॉकी टीम को मेडल मिला ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा एक मेडल मिला किसे? अपना बजरंग पुनिया साहब को मिला मेडल। किसको मिला? बजरंग पुनिया साहब को एक मेडल मिला। इसके अलावा एक मेडल भारत को और मिला, कौन सी कैटेगरी में मिला? फटाफट से कमेंट करके बताइए। पीवी सिंधु वाला मेडल आपने देख लिया, पीवी सिंधु को किस में मिला? तो पीवी सिंधु को भी मिला भाई साहब यहाँ ब्रॉन्ज मेडल। 2 सिल्वर मिल गए रवि ढैया और मीराबाई चानू को, एक मिल गया गोल्ड मेडल, पूरा का पूरा निपट गया। इसके अलावा अगर आपको और पढ़ने हैं तो और भी क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। जैसे थीम क्या रही? यूनाइटेड बाय इमोशंस। थीम क्या रही? थीम रही यूनाइटेड बाय इमोशंस रही यहाँ की थीम, ठीक है। सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते वर्ल्ड में? सबसे ज्यादा मेडल जीते भाई साहब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। कितने मेडल जीते? गोल्ड जीते 39, टोटल मेडल की संख्या थी 113। सेकंड नंबर पे कौन रहा? सेकंड नंबर पे रहा भाई साहब चाइना। कितने मेडल जीते? 84। गोल्ड कितने जीते? गोल्ड जीते 38। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं कहीं अगर यूएसए ना लिखूं, कहीं चाइना ना लिखूं, फिर भी अगर केवल इतना सर्कल बना दूं ना, आपको पूरा का पूरा सर्कल याद हो जाएगा मात्र 2 मिनट में। आपको अपने जीवन के 2 मिनट देने हैं, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। जल्दी बताइए भाई, याद हुआ या नहीं हुआ? याद हुआ या नहीं हुआ? पूरा सर्कल याद हुआ या नहीं हुआ? फटाफट कमेंट करके बताइए। और अगर याद हो गया तो भाई साहब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए क्लास को फटाफट। अब देखिए मैंने कोई पीछे मुड़ के देखा थोड़ी, आपने देखा मैं यूं देख रहा हूं, अच्छा 2 है 3 है 5 है और लिख रहा हूं, कुछ किया? सब मैंने भी ऐसे ही याद किया है, यूं चुटकी बजा के। पूरा का पूरा अकबर याद कर लीजिए। कौन सा युद्ध कब लड़ा? हल्दी घाटी लड़ा भाई साहब, कब लड़ा? दीन लाई की शुरुआत करी, कौन से नवरत्न थे, कौन से नवरत्न नहीं थे? अकबर लिखिए केवल और पूरा का पूरा अकबर लगा दीजिए। पॉलिटी याद करनी है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट याद करने हैं भाई साहब 5 मिनट में। मैं आपको 50 अमेंडमेंट याद कराने का दम रखता हूँ 5 मिनट में, केवल बस 5 मिनट में 50 अमेंडमेंट। कुछ नहीं करना, यूं लिखूंगा 61 62 63 64 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 15 17 18 24 42 46 48, बस याद, कुछ नहीं करना। उसके बाद तुम बस ये देखना 4 क्या था, 4 क्या था? ब्रॉन्ज मेडल थे। अच्छा 7 टोटल मेडल थे। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा मेडल जीते। इसके अलावा यूएसए 39 क्या थे? गोल्ड। मैंने लिखा नहीं है फिर भी तुम्हें याद हो गया होगा। कितना? नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका। अच्छा जैवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। कितने प्लेयरों ने भाग लिया? अच्छा जी, भाग लेने स्पोर्ट्स में कितने भाग लिया? 18। इसके अलावा कितने प्लेयरों ने भाग लिया? 127। कुल टीम मेंबर कितने थे? 218 228। इसके अलावा लोवलीना जी ने हॉकी में, बजरंग पुनिया ने, इसके अलावा पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। रवि ढैया ने कितनी केजी कैटेगरी में? 57 केजी कैटेगरी में। लोवलीना ने कितनी केजी कैटेगरी में? 69 केजी कैटेगरी में। हॉकी में कितने साल बाद? 41 साल बाद मेडल मिला। हो गया भाई साहब, पूरा हो गया। ठीक, समझ गए? क्लियर? चलिए जी, उम्मीद करूंगा समझ आ गया होगा। फिर से बताओ सर? फिर से तो नहीं बताऊंगा, आप क्लास को रिपीट करके देख लेना। ठीक, आप क्लास को रिपीट करके देख लेना सर, फिर से बताने में मेरा थोड़ा सा टाइम जाएगा। उम्मीद करूंगा आज के बाद भाई जो भी नया जुड़ रहा है प्लीज़ ध्यान रखना। अगर आपको एक एग्जाम्पल और चाहिए ना तो लीजिए, एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। अगर ये ट्रिक आपको और अच्छे से समझनी है, देखिए एक ये ट्रिक आपको और अच्छे से समझनी है तो मान लीजिए कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे जीएसटी। मान लीजिए मैं जीएसटी कंसीडर कर लेता हूँ, सबने पढ़ रखा होगा। व्यक्ति को बिठा दीजिए भाई साहब बस जीएसटी में। क्या कीजिए? लोगों को बिठा दीजिए, जीएसटी लिखिए, जीएसटी में व्यक्तियों को बिठाइए, लोगों को बिठाइए। कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं भाई साहब? ड्यूअल जीएसटी होते हैं, बस इतना ही लिखूंगा ड्यूअल जीएसटी। कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया। सबसे पहली कंट्री कौन सी थी? फ्रांस। भारत ने ड्यूअल जीएसटी कनाडा से लिया। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 2017। किसे बोला जाता है जीएसटी मैन? जीएसटी मैन कौन है भाई साहब?
तो जीएसटी मैन वो हैं जिनका देहांत हो गया, जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम था अरुण जेटली साहब। किसने दिया था जीएसटी के बारे में? तो भाई साहब अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जीएसटी की बात की गई थी। कितने प्रतिशत टैक्स लगाए गए हैं? 0, 12, 18, इसके अलावा 5%। कितने प्रकार के टैक्स? इतने प्रकार के टैक्स। भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है जीएसटी के बारे में? आर्टिकल नंबर 269A में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 279A में जीएसटी का जिक्र है। कौन कौन से जीएसटी है? सीजीएसटी है, आईजीएसटी है और एसजीएसटी भी मौजूद है, मतलब स्टेट वाला जीएसटी भी मौजूद है। सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसने लागू किया? तो भाई साहब राज्य था असम। तारीख थी 12 अगस्त 2016। कौन सी तारीख थी? तारीख थी 12 अगस्त 2016। सबसे आखिरी राज्य कौन सा था? राज्य मिलेगा भाई साहब, मतलब सबसे पहले लागू किसने किया था? सबसे पहले लागू किया था तेलंगाना ने। सबसे आखिरी राज्य जिसने बिल पारित करवाया जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? सबसे आखिरी राज्य जिसने बिल पारित करवाया जम्मू एंड कश्मीर। हो गया पूरा जीएसटी। किस कमेटी की सिफारिश पर? केलकर कमेटी की सिफारिश पर। किस कमेटी की सिफारिश पर? केलकर कमेटी की सिफारिश पर लागू हुआ था जीएसटी। पूरा का पूरा निपटा दिया भाई साहब, हो गया काम, पूरा जीएसटी हो गया जी। ठीक, पूरा का पूरा जीएसटी हो गया, कुछ भी नहीं किया मैंने। कितना समय लिया आपके सामने? आपको कितना समय लगेगा? आपको 20 मिनट लगेंगे। पहली बार 20 मिनट लगेंगे, फिर 15 मिनट लगेंगे, फिर 10 मिनट लगेंगे, फिर 2 मिनट में आप सारे कार्य करने लग जाओगे। अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहते हो, अकबर करके देखो, आज अकबर करके देखो, बाबर के सारे युद्ध करके देखो। बाबर को काबुल से लेकर, मतलब जहां बाबर का फरगना में जन्म होगा ना, फरगना से लेकर बाबर की जब मृत्यु होगी 1530 में, उसके बाद दोबारा से जब मकबरा, उसका जो टॉम्ब होगा, उसे रिलोकेट किया जाएगा काबुल के अंदर, वहां तक की चीजों को एक बार इस पे करके देखो और देखो याददाश्त कितनी स्ट्रांग हो रही है। क्लियर? चलिए जी, उम्मीद करूंगा ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और कुछ नया सीखने के लिए आपको मिला होगा। चलिए जी, मस्त ट्रिक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। 28% हटा दिया गया था बहुत कम चीज़ों पे। सवाल का जवाब है यूनाइटेड बाय इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हु इज द प्रेजेंट यूनियन होम सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? गृह मंत्रालय के तहत वर्तमान केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अरे तुम लोगों ने मौका ही नहीं दिया भाई साहब पढ़ाने का, वरना हमारे जैसा टीचर भी तुम्हें नहीं मिलेगा चिराग लेने से। ठीक है जी सर, आप इसकी पीपीटी बना ले आया करो ना, लिखते हो तो जल्दी जल्दी याद भी नहीं होता। सर याद हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ दीपक कश्यप जी। जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें आपको याद होंगी ना, आप मेरा नाम सर्च करिए और ये सर्च करिए सर्कुलेटरी ट्रिक बाय चेतन सर, पढ़ा रखे हैं सर मैंने बहुत सारी। ठीक, डायनामो, चलिए जी बहुत बढ़िया सर, याद हो गई चीज़ें आपको, आप एक बार दिमाग लगा कर तो देखिए आपको याद हो गई। चलिए, हु इज द प्रेजेंट यूनियन होम सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? कौन रहेगा मिनिस्टर? सवाल का जवाब रहेगा अजय कुमार भल्ला। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब है अजय। याद हो गया सर जी, बहुत बढ़िया। ठीक, अरे ऐसे तो बहुत, ये तो मजाक है भाई साहब, ऐसे ही तो मैंने ऐसे बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक बना रखे है, चलते फिरते तुम्हारा वनडे एग्जाम क्रैक करा दूं। तुम इंटरेस्टेड नहीं हो भाई, मेरी गलती नहीं है। सवाल का जवाब है अजय कुमार भल्ला। हु इज द प्रेजेंट यूनियन होम सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? अजय कुमार भल्ला है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, अगला सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे? इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। बता दीजिए इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी? द देयर सर्वल इज इन अवर हैंड, सेव टाइगर, सेव इंडिया, सेव टाइगर्स नाउ, फ्रेश इकोलॉजी फॉर टाइगर प्रोटेक्शन। आपको याद होगा कल मैंने एक टाइगर अवार्ड पढ़ाया था कि हीरोज करके एक टाइगर अवार्ड दिया, मतलब टाइगर्स नेशनल पार्क को ना एक अवार्ड दिया गया है। वो अवार्ड कौन से टाइगर नेशनल पार्क को दिया गया है भारत में? चलिए भाई जवाब दीजिए। सर मुझे जीएसटी याद हो गई पूरी की पूरी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। टाइगर डे की थीम क्या रही इस बार? देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, सेव टाइगर, सेव इंडिया, सेव टाइगर्स नाउ, फ्रेश इकोलॉजी फॉर टाइगर्स प्रोटेक्शन। क्या रहेगा सवाल का जवाब? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है। भाई साहब तुम्हारे हाथों में बहुत कुछ है, तुम्हारे हाथों में तुम्हारा खुद का भी अस्तित्व है, बस एक बार तारापुर सर ये भी महाराष्ट्र में है, बहुत बढ़िया। देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड, मतलब हमारे हाथ में है उनका अस्तित्व। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, गुडियो बल्दियो हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पढ़ाया हुआ सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक आध दिन पहले ही पढ़ाया मैंने सवाल। गुइडो बिल्दियो के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं कहाँ के? ईरान के, मलेशिया के, स्पेन के या फिर पेरू के? चलिए भाई, किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है इनको? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए।
किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं ये? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल का जवाब है क्या? फटाफट जवाब दीजिए। सवाल का जवाब रहेगा सर पेरू। पेरू की राजधानी याद होगी, पढ़ाई थी मैंने 1-2 दिन पहले। क्यों पढ़ाई थी? इसीलिए पढ़ाई थी। सवाल का जवाब है पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, जयंती जी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? जयंती जी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? राजनीति से, फिल्म इंडस्ट्री से, स्पोर्ट्स से, या फिर जर्नलिज्म से? चलिए भाई, नहीं पढ़ी सर, कोई दिक्कत नहीं है जी। आप प्लीज़ डेली आया कीजिए क्लास लेने के लिए। मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यूटी बनाए रखूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ही कंटिन्यूटी बनाए रखी होती तो आज हज़ारों बच्चा जुड़ गया होता, अच्छे खासे बच्चे आपने साथ जुड़े होते। क्योंकि यार मेरा बहुत बड़े ज़बरदस्त रिकॉर्ड रहा है, बस थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव इतने सारे हो गए कि चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई थोड़ी सी। क्या रहेगा सवाल का जवाब? पॉलिटिक्स, फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स या फिर जर्नलिज्म? सवाल का जवाब रहेगा फिल्म इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। सर अब मेरी दूसरी क्लास है रात 9:15 बजे, आज उसमें मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ उस क्लास में, मगर महीने का अंत चल रहा है और अगस्त महीने में मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ाए, इसीलिए आज उस क्लास में मैं करंट अफेयर की सेकंड पीडीएफ पढ़ाऊंगा। एक पीडीएफ मैंने कल पढ़ाई थी, 75 क्वेश्चन की पीडीएफ थी, 46 क्वेश्चन मैं पढ़ा पाया था। आज एक पीडीएफ पढ़ाऊंगा अगस्त महीने के करंट अफेयर की रात 9:15 बजे साइंस हेवन चैनल पे, और इसमें अभी भी लगभग 12 क्वेश्चन बचे हैं। मैं पीडीएफ अभी शेयर कर रहा हूँ वाईफाई स्टडीज़ 2.0 के टेलीग्राम चैनल पे, आप पिक करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। और अभी मेरी क्लास है साइंस हेवन चैनल पे, अगर कोई लेना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड है पढ़ने में, तो पहुंच जाइए क्लास में। क्लियर? उम्मीद करूंगा क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप रोज़ रात को क्लास लेने के लिए ज़रूर आएंगे और इसी प्रकार से आप क्लासेस लिया करेंगे। थैंक यू सो मच आने के लिए और बने रहने के लिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना भाई, हमारी मेहनत भी थोड़ी सी तुम्हें दिखे, ताकि क्लास लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। इसके अलावा अपनी क्लासेस आपको साइंस 7 चैनल में मिल जाएंगी, तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। और थ्योरी की क्लासेस मिल जाएंगी साइंस 7 पे, एक बार लेकर देखिए थ्योरी, ठीक। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ अभी शेयर कर रहा हूँ, जाके पिक कर लीजिए।